वेलकम टू पीएससीबी। इस वीडियो में हम आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम जो परीक्षा धाम की यूनिट 9 के नाम से जो पुस्तक आती है आईसीटी की सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ये नया एडिशन है, जो तीसरा एडिशन है, थर्ड एडिशन, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार का प्रिंट आया हुआ है। चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम जो फंडामेंटल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है उसके बारे में। तो कंप्यूटर एक लैटिन शब्द कंप्यूट से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। आप सभी लोगों को पता होगा, यह गणना करने वाला यंत्र भी कहा जाता था पहले। मतलब मुख्य रूप से गणना करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अब तो इसके वेरियस काम हो गए हैं। आपको मुख्य रूप से हमारे जो सभी कार्य हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें कंप्यूटर का योगदान किसी न किसी स्तर पर देखने को मिल जाएगा। आप मोबाइल भी क्या एक तरीके कंप्यूटर का ही छोटा रूप है एक तरीके से। तो कंप्यूटर स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसे हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर नियंत्रण यंत्रों के द्वारा अर्थपूर्ण सूचनाएं क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आप आंकड़े दोगे उसी प्रकार से आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अब हम देख लेते हैं, सूचना एक संग्रहित डेटा होता है। सूचना क्या होती है? ये हमारा जो पेपर लिया गया था उसमें पूछा गया था कि जो सूचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं। एक संग्रहित डेटा होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखें, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च इसका पूरा होता है। और इसके जो पितामह कहे जाते हैं, चाइल्ड बेबीज को इसका पितामह कहा जाता है। और हर वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो विश्व में कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो प्रथम चीज़ें हैं उनके बारे में। जैसे कि विश्व में पहला गणना यंत्र कौन सा था? अभिकस था, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से चीन में किया जाता था। प्रथम मैकेनिकल एडिटिंग यंत्र पास्कल था, पास्कलाइन बनाई गई थी। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? लेडी एंड लेविसिस, या फिर लेडी एंड अगस्ता भी बोलते हैं। तो उनके द्वारा प्रथम प्रोग्रामर की भूमिका के बारे में बताया जाता है। विश्व का पहला जनरल पर्पस जो कंप्यूटर था वो एनालिटिकल इंजन के रूप में प्रयोग किया गया था। विश्व का पहले प्रोग्रामिंग किया गया एनालिटिकल इंजन था। इसी के साथ विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना करने वाला मार्क 1 के रूप में हमारे प्रयोग में लाया गया था। अब हम बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ईबीसी जो एटनॉसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर है वो रहा। विश्व का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान रखना ये पूर्ण स्वचालित था, ये पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कंप्यूटर था वो एनिएक के रूप में प्रयोग किया गया था। संग्रहित प्रोग्राम के आधार वाला जो हमारा कंप्यूटर था वो एडवेक के रूप में प्रयोग में आया। उसके बाद विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक था। ये इनिएक है और ये कौन सा था? यूनिवेक, यूएनआई वाला यूनिवेक था जो प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। अगर पूर्णतः डिजिटल तो एनिएक हो गया, और हमारा संग्रहित वाला एडवेक हो गया, और यूनिवेक फर्स्ट कौन सा हो गया? हमारा व्यापारिक कंप्यूटर। वहीं हम बात करें जो हमारा प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर के रूप में एप्पल का प्रयोग किया जाने लगा। तो एप्पल जो 2 है हमारा, वो इसका प्रयोग किया जाने लगा माइक्रो कंप्यूटर के रूप में, छोटे छोटे। प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के द्वारा क्रे फर्स्ट बना। विश्व का पहला पोर्टेबल आर्सबोर्न फर्स्ट कंप्यूटर बना जो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाया जा सकता था। तो पहले क्या बड़े रूमों में ऐसे कंप्यूटर रखे रहते थे। अब हम बात करें जो आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर था हमारा आईबीएम, जो आईबीएम द्वारा बनाया गया था। 360 या आईबीएम सिस्टम के रूप में देखा जाता है। अब जो हमारे जो इनिवेक, एडवेक, एडसेक, एनिवेक जो हमने नाम पढ़े उनके फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। इनिएक का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका नाम है। और एडवेक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। और एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमिक कैलकुलेटर था। और यूनिवेक के बारे में बात करें हम, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया कि यूनिवेक व्यापारिक कंप्यूटर था हमारा, एडवेक पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और ये हमारा संगणक प्रोग्राम द्वारा बनाया गया एडवेक था। तो ये हमारे लिए चीज़ें होंगी। उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सीडेक द्वारा भारत में पहला जो सर्वर है वो रुद्र लॉन्च कर दिया गया है। क्या है जो सर्वर लॉन्च किया है अभी हमारा स्वदेशी सर्वर रुद्र के नाम से लॉन्च किया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब एक बार हम ये देख लेते हैं, ये थोड़ा जो पीडीएफ है ये उल्टी हो गई, लेकिन हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर का जो कोर्स है
आपकी जो पुस्तक होगी आप उसमें देख लीजिएगा, मैं आपको इसमें से पढ़ा देता हूँ कि जो कंप्यूटर के हमारे जो कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो डाटा को जो इनपुट वगैरह का कार्य है वो हमारे कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। डाटा का इनपुट करना तो जो कीबोर्ड व माउस के माध्यम से हम उपयोग करके इसका करते हैं। डाटा को प्रोसेसिंग करना, जो निर्देशों को एग्जीक्यूशन करने के लिए, डाटा सूचनाओं को बदलने के लिए की गई गणना को प्रोसेसिंग करने में इस प्रोसेसिंग कहलाती है। और यह जो प्रोसेस है माइक्रो प्रोसेसर संपन्न करने में होते हैं। वहीं हम देखें डाटा का आउटपुट प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचनाओं को यूज़र के सामने डिस्प्ले करना आउटपुट कहलाता है। इसलिए आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, मॉनिटर व स्पीकर का प्रयोग किया था। डाटा स्टोरेज, डाटा को प्रोग्राम में स्थायी रूप या अस्थायी रूप में हमारे लिए जो डाटा का स्टोरेज किया जाता है, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में प्रयोग किया जाता है अधिकतम रूप से, जिसमें हार्ड डिस्क वगैरह का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से हम प्राइमरी मेमोरी में डाटा को स्टोर करते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं जो कंप्यूटर की प्रमुख पीढ़ियाँ रहीं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए और कई बार पूछा जाता है। पहले हम पहली पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे और किन किन चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता था उनके बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ये PDF थोड़ा अब बीच लेक्चर में हम इसको नहीं रोक सकते हैं, तो आप थोड़ा 2 PDF आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो यह प्रथम पीढ़ी है हमारी 1942 से लेकर, अगर आपकी जो पुस्तक होगी उसमें अच्छे से लिखा हुआ होगा तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो 1942 से लेकर 1955 में पहली पीढ़ी थी। इसमें हमारे जो मुख्य हार्डवेयर के रूप में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था और जो सॉफ्टवेयर के रूप में हमारी मशीनी और बाइनरी जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया जाता था। और मेमोरी में पेपर टैप या पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। और अगर प्रोसेसर की हम स्पीड के बारे में बात करें तो गणना करने की, तो मिली सेकेंडों में हमारी गणना होती थी। और जो पहली बार उदाहरण के रूप में हमारे लिए ENIAC जो कंप्यूटर बना था उसका प्रयोग इसमें किया गया था। ENIAC पहला पता है आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC, उसका प्रयोग है। दूसरी पीढ़ी हमारी 1956 से लेकर 65 में हुई। इसमें जो हमारे मुख्य हार्डवेयर थे वो ट्रांजिस्टर थे और हमारे जो सॉफ्टवेयर में असेंबलर व कंपाइलर का प्रयोग किया जाता था। मेमोरी कार्ड के रूप में जो हमारे चुंबकीय टैप थे या मैग्नेटिक टैप उसका प्रयोग किया जाता था और गणना होती थी माइक्रो सेकेंड में, मिली से माइक्रो में आ गई। और IBM का जो पहला कंप्यूटर बना था उसका प्रयोग इसमें किया था। IBM कौन सा कंप्यूटर था? IC चिप वाला जो कंप्यूटर था उसका प्रयोग इसमें किया जाता था 1956 से लेकर 1967 के बीच में। अब हमारी जो तृतीय पीढ़ी आती है, तृतीय पीढ़ी में हम देखें तो 1966 से लेकर 75 में इसका प्रयोग किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा और इंटरप्रेटर जो सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाने लगा। अब उसके बाद में आगे देखें हम, इसमें भी चुंबकीय जो स्टोरेज, जो चुंबकीय स्टोरेज होती थी हमारी, जो हार्ड डिस्क वगैरह है वो, और माइक्रो से हम नैनो सेकंड में आ गए हैं। नैनो सेकंड पता है ना आपको, 10⁻⁹ होता है। तो ये माइनस है हम, और ये और माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है -6, मिली क्या होता है? -3। तो इस प्रकार से हम आ जाते हैं। उसके बाद में इसमें IBM 360 जो हम बोल रहे थे कि जो चिप से बना हुआ था, सॉरी इसमें नहीं था, लेकिन इसमें जो चिप से बना हुआ 360 IBM उसका प्रयोग किया जाने लगा। अब हम देखते हैं हमारी जो 4th जनरेशन है उसमें 1976 से लेकर 1989 में तक इसका प्रयोग हुआ। चौथी जनरेशन का हमारा, इसमें माइक्रो प्रोसेसर VLC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाने लगा और इसमें ग्राफिकल यूजर यूनिक्स का प्रयोग किया जाने लगा। ग्राफिक्स आने लगे, इंटरफेस थे वो, और यूनिक्स वगैरह का प्रयोग होने लगा। इसमें अर्धचालक मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। पिको सेकंड 10⁻⁻12 का प्रयोग किया जाने लगा और IBM PC, एप्पल PC इसमें आने लगे। अब उसके बाद में जो हमारी 5th जनरेशन थी जिसे हम 5वीं पीढ़ी बोलते हैं, जो वर्तमान में भी चल रही है 1990 से अभी तक, उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, सेमी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लैपटॉप, इंटरनेट वगैरह का प्रयोग इसमें किया जाने लगा। इंटरनेट और मल्टीमीडिया मुख्य रूप से इसके प्रमुख घटक हैं। आगे देख लेते हैं। इसमें जो प्रो मेमोरी है वो कैसी थी? ऑप्टिकल या वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग था। फैक्टो सेकंड में, फैक्टो सेकंड 10⁻⁻15 जो समय है उसका, और सुपर कंप्यूटर इसमें मुख्य रूप से देखे जाते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इन्हें भी, मतलब जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर की अभी तक कितनी पीढ़ी हुई हैं? 5 पीढ़ी हुई हैं। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब किया जा रहा था? पहली पीढ़ी में किया जा रहा था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस में किया जाता था? दूसरी पीढ़ी में किया जा रहा था। IC चिप का प्रयोग किस में किया जा रहा था? तीसरी पीढ़ी में किया जा रहा था, जिससे कंप्यूटर की क्या हो गई थी? हमारी गति बढ़ गई थी। उसके बाद IC चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन में यानी मध्य प्रदेश, भारत में कौन किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। विश्व में तो सैन फ्रांसिस्को में शहर है, उसको
सिलिकॉन वैली कहा जाता है। उसके बाद में हमें कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की गति कैसी थी। यहाँ पर कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है उसमें रैम का प्रयोग किया जाता था गति में। उसके बाद में हम पाँचवीं पीढ़ी के बारे में बात करें तो आज जो हमारी कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी है वो ईमेल, डब्ल्यू और .com वगैरह से जुड़े उसका विकास हुआ है। और बात करें हम कंप्यूटर की जो पाँचवीं पीढ़ी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं हम। माफ़ कीजिए, मैंने PDF देख नहीं पाई और सीधे मैं पढ़ाने के लिए आ गया, नहीं तो मैं इसको आपको ये असुविधा नहीं होने देता। अब हम कंप्यूटर के बारे में, हम उनके भाग के बारे में बात करते हैं, जो कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं हमारे उनके बारे में। तो जैसे जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो 3 भागों में होता है। एक सिस्टम यूनिट होता है, एक हमारा इनपुट यूनिट होता है, एक हमारा आउटपुट होता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये हमें 3 रूपों में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम यूनिट क्या है हमारा। तो सिस्टम यूनिट के बारे में बात करें तो ये कंप्यूटर का केंद्रीय भाग होता है जिसमें CPU लगा रहता है। और CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें हम CPU के अलावा कंप्यूटर में मदरबोर्ड वगैरह, कंप्यूटर में डिवाइसेस और सर्किट्स होते हैं जो एक दूसरे से मुख्य रूप से जो हमारा मदरबोर्ड है उससे जुड़े रहते हैं। CPU में कंट्रोल यूनिट, CU, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और हमारे जो मेमोरी यूनिट शामिल होते हैं। उसके बाद में हम बात करें CPU का, सबसे पहले कैश मेमोरी जांच करता है। जो CPU जो है सबसे पहले कैश मेमोरी में जांच करता है कि कैसे कार्य हो रहे हैं और चीज़ें सही हैं कि नहीं है। उसके बाद में आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ये हमारे सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आ गया। अब इसका जो सबसे पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट, उसके बारे में हम बात करें CPU की, यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है। कौन? हमारा कंट्रोल यूनिट। यही इनपुट डिवाइसेस इसी में होती हैं। इनपुट आउटपुट क्रियाओं के लिए नियंत्रित करता है। यह मेमोरी व प्रोग्राम पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या करता है। यह ALU और मेमोरी की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब जितनी भी हमारी गणितीय क्रियाएं होती हैं, गुणा भाग वगैरह, सब इसके माध्यम से की जाती हैं। उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं हमारी जो मेमोरी यूनिट है। कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है, जिसमें बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। मेमोरी एक प्रत्येक स्थान की एक प्रत्येक पहचान होती है जिसे हम एड्रेस कहते हैं। और मेमोरी जो होती है वो एक अर्धचालक जो चिप होती है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। अब हम देखते हैं जो इनपुट यूनिट क्या होता है। जैसे हमने कोई भी कमांड वगैरह दी कि या माउस जॉयस्टिक स्कैनर वगैरह से, तो इनपुट हो जाता है। आउटपुट जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं उनके बाद जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है वो हमें सब आउटपुट के अंतर्गत आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं हमारे समक्ष जो इनपुट और आउटपुट पोर्ट हैं उनके बारे में। तो इनपुट और आउटपुट पोर्ट के बारे में देखें तो जो हमें पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से जोड़ने के माध्यम में प्रयोग होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि USB पोर्ट से कौन जुड़ता है, सीरियल पोर्ट से कौन जुड़ता है, BGA पोर्ट क्या होता है, माइक्रोफोन और लाइन वगैरह, स्पीकर वगैरह के लिए ये सब पीछे हमारा आपने देखा होगा जो हमारा उसमें ये सब लगे रहते हैं और ये सब बॉल बने रहते हैं। तो पेरिफेरल पोर्ट होते हैं, सीरियल पोर्ट होते हैं, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट होते हैं, MIDI, HDMI और VGA, ये हमें सब देखने को मिलते हैं। तो कंप्यूटर जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग है उन्हें पोर्ट कहा जाता है। पेरिफेरल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ये सब आ गए। अब हम एक बार देखते हैं पेरिफेरल पोर्ट क्या होते हैं। एक बार में 8 बिट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल पोर्ट। हमारे डाटा ट्रांसफर की गति सीरियल पोर्ट की अपेक्षा इसमें क्या होती है? अधिक तीव्र होती है और इसका उपयोग प्रिंटर आदि डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश MPPSC AG का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रिंटर वगैरह किससे जुड़ते हैं? तो पेरिफेरल डिवाइस से, P फॉर प्रिंटर, P फॉर पेरिफेरल। उसके सीरियल पोर्ट क्या होते हैं? हमारे सीरियल पोर्ट, इसे कंप्यूटर के पोर्ट भी कहते हैं। एक बार 1 बिट डेटा, देखो 5 बिट डेटा, 8 बिट डेटा ये ट्रांसफर कराते हैं, केवल 1 ही बिट डेटा ट्रांसफर कर रहा है। इसकी गति क्या होती है? धीमी होती है, इसकी अपेक्षाकृत तीव्र होती है और इसका उपयोग कीबोर्ड माउस को जोड़ने में किया जाता है। सीरियल पोर्ट में किसको जोड़ते हैं हम? कीबोर्ड व माउस को जोड़ते हैं। वहीं आता है हमारा USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, जिसके अंतर्गत भाग उपकरण जोड़ते हैं। जैसे कि हम
कोई भी यूएसबी होती है हमारी डेटा केबल, डेटा वगैरह से जुड़ी हुई, तो वो यूएसबी पोर्ट में ही हम इनको लगाते हैं। इसमें माउस, कीबोर्ड, ध्यान रखना कीबोर्ड माउस इसमें भी जुड़ जाते हैं और इसमें भी जुड़ जाते हैं। वाईफाई डिवाइस, पेन ड्राइव वगैरह का प्रयोग हम इसमें करते हैं। और 2 से 4 यूएसबी पोर्ट होते हैं डिवाइसेस में। और उसके बाद यूएसबी जो पोर्ट में 127 परिधीय उपकरण, बाहरी उपकरण को जोड़ा जाता है। यूएसबी पोर्ट प्लग एंड प्ले, जैसे ही आप लगाओगे तैसे ये प्रयोग हो जाती है। प्लग एंड प्ले किसको कहा जाता है? यूएसबी को कहा जाता है। अब इसमें यूएसबी की जो कई जो चीज़ें हैं अभी वर्तमान में हमें देखने को मिलती है, जैसे यूएसबी 1 वाइट कलर की हुआ करती थी, 1996 से लेकर 1997 में ये प्रयोग किए जा रही थी। यूएसबी जो वहाँ ब्लैक कलर की है 2.0, तो हमें 2000 में प्रयोग किया, ब्लू कलर की यूएसबी 3 है 2008 में प्रयोग किए जाने लगी थी। और यूएसबी 4 जो टिपिकल ब्लू कलर है हमारा 2019 में प्रयोग किया जाने लगा। तो यूएसबी 4 हमारे वर्तमान में देखने को मिल जाती है। अब है मिडी, म्यूजिकल जो इंस्ट्रक्शन डिजिटल इंटरफेस है उससे जुड़ा हुआ है। इसका पोर्ट होता है जो केवल कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हमारा। इसके बाद में इस पोर्ट के माध्यम से हम कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल उपकरण और ऑडियो डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। साथ ही उन डिवाइस को प्ले कर सकते हैं जो हमने रिकॉर्ड भी किया है। अगर आपको एक गिटार कंप्यूटर से जोड़ना है तो आप मिडी केबल का ही उपयोग करेंगे। गिटार को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? मिडी केबल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में HDMI, तो HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीपल मीडिया इंटरफेस के रूप में यह पोर्ट हाई डेफिनेशन जो मीडिया वीडियो को इंटरफेस के लिए कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। आजकल LED मॉनिटर या टीवी को कनेक्ट करने के लिए HDMI का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब VGA, तो वीडियो ग्राफिकल एरे है, इसका उपयोग कंप्यूटर में वीडियो आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से टेलीविज़न और कंप्यूटर से लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। ये हमारा मुख्य रूप से आपको देख मिल जाएगा। ये हमारा CPU होता है, USB होता है। अगर हमारी एकदम से लाइट चली जाती है तो आप जो भी डेटा है उसको स्टोर कर लीजिए जब तक। और फिर उसके मॉनिटर होता है, हमारा प्रथम संस्करण है बताया गया है। उसके बाद स्पीकर है, हमारा कीबोर्ड है, माउस है, और ये माउस पैड है और माउस है ये। तो ये हमारा मुख्य रूप से कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें हैं। अब तो क्या लैपटॉप वगैरह आ गए हैं तो कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। तो ये मशीन साइकिल के बारे में, मशीन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहा जाता है। कंप्यूटर जो प्रोसेसर CPU द्वारा एक इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के दौरान कार्यों की एक सीरीज को मशीन साइकिल कहा जाता है। तो मशीन साइकिल के जो प्रमुख चरण है वो कौन से पहले होता है? फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग व स्टोरेज। तो ये कई बार क्रम पूछ लेते हैं। फैच क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को मेमोरी तक लाना, डिकोड इंस्ट्रक्शन का अर्थ समझना, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन को लागू करना, स्टोरेज परिणाम को मेमोरी रजिस्टर में संग्रहित करना। ये हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे इसके अंतर्गत। ये सब चीज़ें हमारी CPU के माध्यम से की जाती हैं। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद में सिस्टम बस क्या होता है? कंप्यूटर में उपस्थित तारों का वह समूह जिसके द्वारा मदरबोर्ड पर एक हार्डवेयर डिवाइस को पूरी हार्डवेयर डिवाइस तक डाटा ट्रांसफर कार्य करता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे बस डेटा पते के आदान प्रदान के लिए वायर का एक समूह होता है। अब हम देख लेते हैं हमारा डेटा बस। डेटा बस क्या है? यह प्रोसेसर से आने वाले प्रोसेसर के लिए जाने वाले अनुदेशों को स्थानांतरित करने के लिए जो प्रयोग में होता है उसे डेटा बस कहते हैं। यह क्या होता है? दोनों तरफ से प्रयोग होता है, दिशात्मक होता है। डेटा बस कैसा होता है? दोनों दिशा से काम करता है। उसके एड्रेस बस क्या है? यह मेमोरी एड्रेस को स्थानांतरित करती है। इसे मेमोरी बस के नाम से भी जाना जाता है। एड्रेस बस एक दिशात्मक होता है। कैसा होता है? एक दिशात्मक एड्रेस बस होता है। और लेकिन डेटा बस कैसा था? यह दो दिशा में कार्य करता था। उसके बाद में हमारी कंट्रोल बस, यह नियंत्रण संकेतों को स्थानांतरित करता है, जैसे CPU, मेमोरी। CPU हमारे तीनों चीज़ों को, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस को करता है। भाई मेमोरी देखें, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, और इसमें ये प्रयोग कर लाती है। उसका इनपुट और आउटपुट ये सब हमारा जो सिस्टम बस है इसके अंतर्गत आती हैं चीज़ें। तो ये आपके लिए ये हो गई चीज़ें। आगे देखते हैं हम कंप्यूटर के प्रकार। जो कंप्यूटर का हमारे जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो कार्य के आधार पर, आकार के आधार पर ये हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर कौन कौन से हैं हमारे लिए? तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, जिसको कार्य, आकार और उद्देश्य, एनालॉग, डिजिटल व हाइब्रिड। अब इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और आकार के अंदर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम व वर्तमान सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य सामान्य व विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हैं? जिनकी सामान्यता मापन है दाब,
ताप लंबाई मापन में आधारित में प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ होता है जहाँ भौतिक राशि निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, इंजीनियरिंग व इंडस्ट्री व विज्ञान के क्षेत्रों में। उद्योग, अगर हम उदाहरण के रूप में बोले, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, भूकंप मापी और हमारे एनालॉग घड़ियाँ व वोल्ट मीटर में इनका प्रयोग किया था। मुख्य रूप से छोटे छोटे उपकरण हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग डिजिटल युक्तियों में किया जाता है और डिजिटल सिग्नल में प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग मतलब 0 1 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की गणना के साथ साथ लॉजिकल क्रियाएँ भी करता है। डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर आदि का प्रयोग होता है। वहीं हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों चीज़ें देखते हैं, जिनमें हम एनालॉग कंप्यूटर भी और उसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर है वो पेट्रोल की मात्रा को माप कर लीटर में दिखाता है और गणना भी करता है। अस्पताल में रोगी तापमान, धड़कन, रक्तचाप एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर उसे डिजिटल रूप में बदलकर आपको प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे देखते हैं आकार के आधार पर। तो माइक्रो कंप्यूटर वर्तमान में हमें दिख रहे हैं, जो लैपटॉप वगैरह हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हैं, छोटे व कम कीमत के होते हैं। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में कंप्यूटर में प्राय इनका प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटरों का संग्रहण क्षमता, मेमोरी व गति अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। इन पर एक समय के लिए भी एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक व टैबलेट आदि के अंतर्गत आती हैं। वहीं हम बात करें तो हमारे जो मिनी कंप्यूटर हैं, इनके माध्यम से हम सामान्य उद्देश्य वाले कार्य कर सकते हैं। ये मिड रेंज वाले कंप्यूटर कहा जाता है इनको। जो मिनी कंप्यूटर होता है ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली व अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं। बड़े बड़े बैंक, ऑफिस और वगैरह जो होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटरों पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनी, अनुसंधान संस्थान, एयरपोर्ट आदि पर उपयोग होने वाले ये मुख्य रूप से कंप्यूटर होते हैं। अब उसके बाद में आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल, उच्च कोटि की शुद्धता गणनाएं सुपर कंप्यूटर से जुड़ी से की जाती हैं। ऐसा कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं। इन पर अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनकी गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड में की जाती है। इनका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और जो हमारे मौसम अनुसंधान, आंतरिक अनुसंधान, रक्षा, सांख्यिकीय जो संयंत्रों का नियंत्रण है और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में इनका प्रयोग किया जाता है। इनसे जुड़ी हुई मैं आपको और बात बता दूं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन लेके आए हुए 4500 करोड़ रुपए में हमारे यहाँ पे 75 सुपर कंप्यूटर बनाए जाएंगे। तो ये हमारा 2015 में लॉन्च किया था। तो आप याद रखिए, परम रुद्र, परम शिवाय, परम ब्रह्मा, ये सब बनाए जा रहे हैं कंप्यूटर, वो हमारे सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ही बनाए जा रहे हैं। उसके बाद में अब हम देख लेते हैं जो हमारे उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर हैं वो सामान्य उद्देश्य वाले, ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य उद्देश्य जैसे दस्तावेज तैयार करने, डेटाबेस बनाने आदि में किया जाता है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग जाता है, अंतरिक्ष, मौसम आदि में। जैसे मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये पहले बकास बाद में पढ़ेंगे। हम ये सीड्स जो हमारे सुपर कंप्यूटर हैं वर्तमान में नवंबर 2024 तक, तो एरावत भारत का जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी से है, परम सिद्धि सीडेक द्वारा बनाया गया, प्रत्यूष IITM पुणे द्वारा बनाया गया। वहीं मेहर सबसे हमारा अच्छा वाला कौन सा, एरावत। उसके बाद में हम बात करें तो वर्तमान में जो AI कैप्टन है अमेरिका का सबसे अच्छा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। तो और उसके बाद फ्रंटियर अमेरिका का, अरोरा अमेरिका का व ईगल अमेरिका के, एक चारों हमें सुपर कंप्यूटर अमेरिका के देखने को मिल जाएंगे। एरावत सुपर कंप्यूटर का निर्माण नेटवर्क टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया, जबकि एरावत सुपर कंप्यूटर 2023 में सीडेक पुणे ने स्थापित किया गया था, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद में एग्जाम 2022 में भारत में बने नए सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में लगाया गया है, परम कामरूप IIT गुवाहाटी में लगाया गया है, परम गंगा IIT रुड़की में बनाया गया है, परम अनंत ये हमारा IIT गांधीनगर में लगाया गया है। ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको अगर नहीं पता चल सकता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, कामरूप
असम क्षेत्र को कहा जाता था गुवाहाटी, असम क्षेत्र में आता है। वहीं रुड़की, IIT परम गंगा, क्योंकि रुड़की क्षेत्र से ही जो आप देखें सहारनपुर के बाद में जो हमारा हरिद्वार के पास में IIT रुड़की देखने को मिल जाती है, तो गंगा नदी निकल रही है वहाँ से, इसलिए इसे परम गंगा कहा जाता है। परम अनंत गांधी जी गांधीनगर वाली साइड में, क्योंकि यहाँ से जो मुख्य क्षेत्र है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में 2024-25 में बने तो परम रुद्र है, तो IIT पटना में लगाया गया है, तो इसको भी आप याद करिएगा। अब हम देख लेते हैं एक बार जो हमारा एक और सुपर कंप्यूटर है भारत में। जो सुपर कंप्यूटर का विकास कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, तो विजय भाटकर जी को हमारे भारत में सुपर कंप्यूटर के पितामह के रूप में जाना जाता है। 1980 के दशक में जो नाल के द्वारा सबसे पहले फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर के माध्यम से सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया, और 2015 में मैंने जो आपको बताया था सुपर कंप्यूटिंग मिशन लेके आए हैं हम भारत में, उसके द्वारा हमारे यहाँ पर सुपर कंप्यूटर बनाए जाएंगे। उसके बाद 2024 में जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे ना देश के युवाओं को, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों के लिए तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर समर्पित किए। और CDEC की भूमिका क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जो शोध विकास कार्य CDEC की प्रमुख इकाई है उसके द्वारा किए जाते हैं। फुल फॉर्म है इसका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना 1988 में हुई और इसका मुख्यालय पुणे में अवस्थित है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 CDEC द्वारा बनाया गया था। 88 में स्थापना हो रही है, 3 वर्ष में ही इसके द्वारा हमारा परम 8000 बना दिया गया था। परम सुपर कंप्यूटर के साथ ही CDEC ने पारुल नाम के 2 सॉफ्टवेयर बनाए जो सुपर कंप्यूटर से ही संबंधित है। CDEC ने कंप्यूटिंग नोड्स के बीच में डेटा ट्रांसफर संचार बढ़ाने के लिए स्वदेशी उच्च गति नेटवर्क जो संचार नेटवर्क त्रिनेत्र उसको भी विकसित किया है। तो त्रिनेत्र किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो हमारे CDEC के द्वारा। पारुल नामक 2 सॉफ्टवेयर वो भी हमारे CDEC के द्वारा बनाए गए। अब हम एक बार देख लेते हैं कि अन्य संस्थानों द्वारा निर्मित किए गए सुपर कंप्यूटर भारत में। CDEC पुणे द्वारा परम सीरीज के जितने भी आज सुपर कंप्यूटर आते हैं वो हमारे CDEC के द्वारा बनाए जाते हैं। वार्क द्वारा अनुपम बनाया गया था। वार्क के द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई 1954 में स्थापना हुई और मोहंती साहब वर्तमान में इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो उनके द्वारा अनुपम बनाया गया। और PRL जो हमारी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद है उसके द्वारा विक्रम 100 बनाया गया। उसके बाद IITM पुणे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट पुणे, प्रत्यूष, आदित्य एवं मेहर बनाए गए। और IISc बेंगलोर है हमारी, उसके द्वारा सहस्त्र बनाया गया और DRDO के द्वारा पेस बनाया गया। बस अब हम एक बार देख लेते हैं कंप्यूटर की प्रमुख क्या विशेषताएं हैं। गति बहुत तीव्र होती है, शुद्धता जैसी आप एक्यूरेसी होती है, और इसके बाद में सक्षमता होती है, डिलीजेंसी है, स्मरण शक्ति, पावर ऑफ जो किसी चीज़ को रिमेम्बरिंग करने की वो है, व्यापक उपयोगिता है, वर्सैलिटी है, उसके अंदर स्वचालित ऑटोमेशन है, संग्रहण क्षमता, स्टोरेज देखने को हमें मिल जाता है। उसी प्रकार से जो कंप्यूटर का उपयोग है तो किस किन चीज़ों में किया जाता है, मौसम संबंधी अनुसंधान, अंतरिक्ष, संचार, सूचना, ई-कॉमर्स, पुस्तकालय और शिक्षा, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, मनोरंजन व शोध कार्यों में हम इनका प्रयोग मुख्य रूप से देखने को मिलता है। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य कौन कौन से हैं हमारे वो हमें देखने को मिलता है। कंप्यूटर से जुड़े हुए भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर से ऐसे भाग जो कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए हम क्या कहते हैं, निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषाएं 3 भागों में बांटा गया है। एक है निम्न स्तरीय भाषा, एक है हमारी असेंबली भाषा, एक और हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। कंप्यूटर निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में कार्य करता है। और सेमोरे क्रे विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, क्रे जो हमने बोला था। और विजय पांडुरंग भाटकर या विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर निर्माण के लिए प्रसिद्धि के कारण बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अब एक बार हम देख लेते हैं जो हमारे कंप्यूटर से जुड़ी कुछ सीमाएं हैं। तो खर्चीला, ये खर्चीला है, बुद्धिहीन है, इसकी स्वयं की कोई बुद्धि नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन दोगे उसी पे कार्य करेगा, विद्युत से चलता है, विद्युत पर निर्भरता है, वायरस का खतरा भी हमें देखता है। एक और चीज़ें हमारे समाचार में देखने को मिलती है कि जो हमारा मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार उच्च प्रदर्शनीय कंप्यूटिंग प्रणाली पर आधारित जो आर्का और अरुणिका
का उद्घाटन सितंबर 2024 में किया गया। तो आर का और अणु का पूछ लिया जाए तो किससे है, मौसम व जलवायु के लिए है। और ये हमारा हो ही गया। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि कंप्यूटर तथा सुरक्षा के लिए 30 नवंबर के लिए हमारे लिए दिन मनाया गया है। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर से जुड़ी हुई इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस हैं एवं अन्य चीज़ों के लेकर आएंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।